नाउ द सेकंड स्टेप इज स्टोरेज। ग्राफ को जहाँ पे स्टोर करते हैं वो एरिया है। ओके सर। तो बिग एफए टेक्निक में हम ग्राफ चिलर एंड ग्राफ स्टोरेज मीडिया, ये दो नई टेक्नोलॉजी जो है पूरे वर्ल्ड वाइड रिसर्च बेस सबसे बेस्ट मानी जाती है, वो यूज़ करते हैं। ओके। तो रूटीनली चिल्ड आरएल यूज़ होता है, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, बट वी आर नाउ इंकोपोरेटिंग योर पीआरपी सॉल्यूशन एज वेल, ओके। एंड दे आर सर्टेन ग्रो फैक्टर्स। ओके, तो वो भी हम इसमें यूज़ करते हैं ताकि हम ग्राफ का सर्वाइवल आउट ऑफ बॉडी, जब भी अब सिंपल है कोई फिश या कोई मछली को आप तालाब में से बाहर हाथ में लोगे तो उसका सर्वाइवल रेशियो कम हो जाएगा। वो तालाब में ज़्यादा सेफ है, उसके सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा है, पर जैसे हाथ में लिया उसके सर्वाइवल चांसेस कम है। तो हाथ में उसको नरिशमेंट मिलता रहे, उसको जो पानी है उसमें उसको प्रॉपर वे में इतना ही ग्रोथ मिलता रहा है जितना वो तालाब में था। सेम वे ग्राफ भी मछली की तरह होते हैं। उनको हम अगर बाहर निकालें तो उनकी बहुत केयर लेनी पड़ेगी कि वो डैमेज ना हो जाए, उनको ऑक्सीजन से लेके नरिशमेंट मिलता रहे। तो वो जो ग्राफ का स्टोरेज है वो हम उस हिसाब से सेट करते हैं, उसमें नरिशमेंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और वो सारी चीज़ें मिले, उनको होमली फील हो कि वो अभी भी बॉडी से बाहर नहीं आए। ओके, बिकॉज कुछ टाइम तो लगता है, 8-10 घंटे का एक सेशन होता है, तो डेफिनेटली 6-8 घंटे तक तो एटलीस्ट ग्राफ बाहर रहते हैं। कोई कितना भी फास्ट टेक्निक बोले कि भाई हम आधे घंटे में वापस ग्राफ्ट को डिलीवर कर देते हैं, पर वो पहला ग्राफ्ट होता है, दूसरा ग्राफ्ट होता है। सारे के सारे ग्राफ आधे घंटे के अंदर में कोई नहीं लगा सकता, इम्पॉसिबल, और लगाने जाएगा तो डैमेज ही हो जाएगा। सो सारे फंडे वो एक्चुअली बोलने के लिए अच्छे लगते हैं, बट डेफिनेटली उसमें भी लूप होल्स हैं। तो बेटर ग्राफ स्टोरेज मीडिया और वो होना जरूरी। दूसरा आपने एक नोटिस किया है अपनी, जैसे ह्यूमन और बाकी सारे एनिमल्स में कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, हॉट ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो ग्राफ को भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर अगर मिले ना तो उनका सर्वाइवल बेस्ट रहता है। सो 0 to 4 डिग्री या अप टू 6 डिग्री टेम्परेचर ग्राफ के लिए आइडियल माना जाता है। और वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है अपनी बॉडी है ना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर हमेशा प्रिफर करती है। गर्मी हो तो इतनी ही हो, ठंडी हो तो उतनी ही हो। अगर उसमें चेंजेस आते हैं ना तो बॉडी का थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मो रेगुलेशन है, उसको भी उसके हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है। तो ग्राफ को भी वो एडजस्ट होना पड़ता है। अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर में मिलेंगे तो उनका सर्वाइवल रेट हाईएस्ट। सो वी यूज वन टेक्नोलॉजी नॉन एज ग्राफ चिलर इन इट टू गेन दैट एडवांटेज। ओके, these are the basic thing for graph storage. The third step comes that is the slit making part. Okay, so we use magnifying loops. Okay, ताकि हमें आपके existing hair बहुत है, जैसे आपका केस है वो diffuse pattern hair loss की ओर ज़्यादा है, तो आपके केस में वो मैग्नीफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपके एग्जिस्टिंग हेयर को बिना डैमेज किए हमें नए बाल लगाने हैं, और कहीं कहीं पे गैप फिलिंग करना है तो डेफिनेटली उसका हमें पूरा एडवांटेज लेना पड़ेगा। एंड सेकेंड इज़ द स्लिट मेकिंग बाय सफायर टिप ब्लेड्स। तो जो सफायर टिप ब्लेड्स होती है उससे हम बहुत प्रिसीजन स्लिट मेकिंग करते हैं, खास करके आगे की हेयरलाइन के लिए हमें वो बहुत हेल्पफुल रहती है। वो नेचुरल एंड ओवरऑल डेंस लुक लेने के लिए, खास करके हेयरलाइन के एरिया में जो 90% ऑफ जो हेयर ट्रांसप्लांट की प्रेजेंस होती है या फिर उसका लुक होता है कि वो अच्छा है कि बुरा, वो हेयरलाइन से डिसाइड होता है। तो हेयरलाइन क्या लेवल पे है उसकी प्लानिंग तो ज़रूरी है, पर उसके बाद ग्राफ प्लेसमेंट और उसके लिए जो स्लिट्स बनाई जाए उसकी साइज़ और वो सारी भी चीज़ें ज़रूरी हैं। काफ़ी पेशेंट को कंसर्न रहता है कि यहाँ पे बबल्स ना हो जाए, बालों के बीच में गैप ना आ जाए, वो आर्टिफिशियल ना लगे, वो एकदम नेचुरल पहले जैसा दिखे। तो इन दैट वे वो हेल्प करता है। तो डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंट और स्किल्स दोनों मिलके एक अच्छी हेयरलाइन आपको दे सकते हैं। तो सर्जन्स की स्किल और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ कर रहे हैं उससे आपकी हेयरलाइन डेंसिटी, डिज़ाइन, एंगल सारी फाइनल होती है। तो दिस इज़ द थर्ड स्टेप वी आर इम्प्रूविंग। And lastly, the graph placement or insertion of graph inside those small holes. तो डेफिनेटली सर्जन पूरा दिन आपका काम कर रहा है, एक्सट्रैक्शन कर रहा है, आपको यहाँ पे स्लिट मेकिंग कर रहा है, प्लानिंग करके दे रहा है, एनेस्थीसिया दे रहा है, तो ही विल गेट फटीग।
तो यहाँ पे रोल आता है स्किल्ड एंड ट्रेन टेक्नीशियंस का और एक्सपर्ट टेक्नीशियंस का, जो रेगुलरली ये डे टू डे लाइफ में किए हो, वो ट्रेन होने चाहिए। एटलीस्ट 3-6 महीने उन्होंने ऑब्जर्व किया होना चाहिए। देन उनको ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें क्या हैं। देन ओनली दे आर अलाउड टू टच देम एंड इंसर्ट देम। तो मेरे यहाँ पे जो भी टेक्नीशियन वो भी प्रॉपरली ट्रेन है, and under doctor's supervision they start implanting or inserting the grafts inside, and during that there are 2-3 things we can improve upon. like पहले की टेक्निक में क्या होता था, फॉरसेप्स से ग्राफ को लिया जाता था और वो होल के अंदर डायरेक्टली पुश किया जाता था। तो उसमें कई बार ग्राफ जो इनसाइड से है ना वो बैंड हो सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या फिर वो प्रॉपरली प्लेस नहीं हुआ होता, कई बार ऊपर रह गया होता है, नीचे हो गया, तो फिनिशिंग अच्छे से नहीं आता। तो ये चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए फिर लास्ट 5-10 साल से बहुत सारे इम्प्लांटर नाम के इंस्ट्रूमेंट मार्केट में आए। अच्छा। और मैंने लास्ट 5-6 साल में सारे टेक्नोलॉजीज़ मैंने परचेज़ किए हैं। मैंने देखा भी कि क्या क्या उसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, और फाइनली अभी हम एक वेरी एडवांस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इम्प्लांटर्स की वो यूज़ कर रहे हैं। इसमें मिनिमम मैकेनिकल स्टेप्स हैं। इम्प्लांटर को लोड करना है, लोड करने के लिए वापस अलग से स्किल डेवलप करनी पड़ती है, लोड करके रखना है, वो रखा हुआ है, वो वहाँ पे वो ड्राई हो रहे हैं ग्राफ्स के लिए, और फिर वापस सर्जन या टेक्नीशियन के हाथ में जा रहे हैं और फिर वहाँ पे लोड हो रहा है। तो ये मल्टीपल स्टेप्स को हमने कम से कम स्टेप में जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए मेथड अडॉप्ट की है। तो इम्प्लांटेशन टेक्निक में भी इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। So these are the main advantage of technology we are using right now in your case, that is the big FUE technique. Okay, and definitely we will judge the outcome and everything in future. ठीक है। So ये हुआ अपना बेसिक टेक्निक वाइज डिस्कशन कि हम क्या टेक्निक और कैसे करने वाले हैं, क्या एडवांटेजेस उसके। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर योर डोनर एरिया मैपिंग। ओके, डोनर एरिया मैपिंग हम माइक्रोस्कोप और ट्राइकोस्कोप से जो है उससे हम करने वाले हैं। तो आपके ग्राफ क्या होते हैं, उसका थिकनेस और क्या है, उसके हिसाब से भी हम जाएंगे। इससे हम पंच साइज और वो भी फाइनल कर पाएंगे। ठीक है।